2024 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की वैल्यूएशन एक ऑल टाइम हाई हिट करती है 16 लाख करोड़ की, 4,500 रुपए पर शेयर। आफ्टर ऑल इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है भाई। 2024 तक कंसिस्टेंटली ये कंपनी बेहतर रेवेन्यू और अर्निंग्स पोस्ट करती है और ये थीम 2026 में भी कंटिन्यू होती है। मार्च में तो उन्होंने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट रिपोर्ट किया, लेकिन उस ऑल टाइम हाई हिट करने वाले दिन को बैकग्राउंड में कुछ शुरू हुआ, कुछ ऐसा जिसने टीसीएस के शेयर को अगले 2 सालों के लिए एक भयंकर डाउन ट्रेंड में डाल दिया। इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी करीब 60% वैल्यू खोकर 7 लाख करोड़ की रह जाती है, 4,500 रुपए पर शेयर से करीब 2,000 रुपए। इनफैक्ट आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं, टीसीएस और बाकी लार्ज कैप आईटी फर्म्स की वैल्यूएशन में 1.35 लाख करोड़ की एडिशनल ड्रॉप आई है। लेकिन एक मिनट, वो थियरी तो हम सबने सुनी है कि लार्ज कैप कंपनी को स्टेबल माना जाता है, उसमें भी जो सबसे रेप्यूटेड है, मार्केट लीडर है, जैसे इस केस में टीसीएस के साथ टाटा ग्रुप का नाम जुड़ा हुआ है, इंडिया की सबसे बड़ी आईटी फर्म है, तो टेंशन लेने की ज्यादा बात नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन यही थियरी चैलेंज होने लगी है स्पेसिफिकली इंडिया में, क्योंकि रिसेंटली कुछ हुआ। क्यों? तो क्या हुई? और मेरे भाई, अगर ऐसा है और हमारे पैसे लार्जेस्ट ऑफ द लार्ज कैप्स में ही सेफ नहीं है, तो मार्केट का क्या पॉइंट है? और ये वीडियो भी वैसा ही होगा, आपको हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा। एंड इनिशियली आपको लगेगा टीसीएस का हाल बहुत बुरा है, मुझे क्यों तोड़ा? लेकिन सब कुछ बुरा नहीं है। 3 ऐसे मैट्रिक्स है जो अगर आने वाले क्वार्टर्स में इंप्रूव होने लगे तो टीसीएस लिटरली कम बैक कर सकती है। वो 3 मैट्रिक्स कौन से हैं ये भी मैं ऑब्वियसली आपको बताऊंगा, तो इसीलिए वीडियो पूरी देखना बहुत वैल्यूएबल होने वाली है। टीसीएस की एंड टू एंड सिचुएशन आपको अच्छे से समझ जाएगी। मैं आदित्य अयंगार, सीएफए, वेलकम टू द चैनल, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, टीसीएस के केस में ऑलरेडी काफी कुछ नेगेटिव चल रहा था पिछले 5 सालों में, लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ जिससे ये सारी चीजें इंटेंसिफाई हो गई। एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया, बिल्कुल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरह, जिसने टीसीएस के बिजनेस मॉडल को थ्रेटन कर दिया। करीब 8 महीने पहले टीसीएस ने अपना पहला रेवेन्यू डिक्लाइन रिपोर्ट किया। अब आप किसी भी इंडियन डेटाबेस पे अगर फाइनेंशियल्स देखो तो आपको दिखेगा रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन ये सारे नंबर्स इंडियन रूपी में। टीसीएस का 60% से ज्यादा रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से आता है, एंड ये रेवेन्यू 3.1% से डिक्लाइन हुआ। पॉजिटिव नंबर इसलिए दिखा क्योंकि ये फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन गेन्स थे, यूएस डॉलर 10% से बड़ा था। अब ये सेम थीम 2026 में भी कंटिन्यू हुई। अब टीसीएस का बिजनेस मॉडल तो आपको पता है, यूएसए में अगर एक ऐप बनाना है किसी बैंक को, ये बहुत महंगा होता है, तो वो ये सेम चीज इंडिया में बैठे इंजीनियर से वाया टीसीएस बनवा लेते हैं, क्योंकि ये एक रेपिटेटिव टास्क है। यूएस का क्लाइंट कहता है कि यार ये काम मैं सस्ते में कहीं और से बनवा लूंगा, सो दैट आई कैन फोकस ऑन इनोवेशन। अब स्टॉक प्राइस में डिक्लाइन 2 साल पहले शुरू हो गया था 2 रीजंस की वजह से। सबसे पहले री इलेक्शन के टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारे एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज अनाउंस किए थे। उसने कहा टीसीएस जैसे जो फर्म्स है, इनके क्लाइंट्स इंडिया से चीजें सस्ते में बनवा रहे हैं, हमें ये मंजूर नहीं है, हम चाहते हैं अमेरिका में लोगों को जॉब्स मिले, तो अगर कोई आउटसोर्सिंग कर रहा है हम उस पर टैरिफ लगा देंगे, हम उसकी टैक्स डिडक्शन अलाउ ही नहीं करेंगे। फिर टीसीएस के काफी ऑफिसेस यूएस में भी है, एंड इन ऑफिसेस में भी एक इंडियन इमिग्रेंट वर्कर को हायर करना यूएस में काम करने एक अमेरिकन वर्कर से सस्ता होता है। ये करने जो वीजा लगता है, उस वीजा पे भी ट्रंप ने नए रूल्स इंपोज कर दिया, उसके रिन्यूअल को कॉम्प्लिकेट कर दिया, महंगा कर दिया। चीटिंग करता है तो इस सब की वजह से स्टॉक प्राइस में डिक्लाइन 2 साल पहले शुरू हो गया था, लेकिन फाइनेंशियल्स में हमें इसका रिफ्लेक्शन दिखा 8 महीने पहले। उसकी वजह से टीसीएस के क्लाइंट्स डरे हुए थे। उन्होंने अपने ऑप्शनल प्रोजेक्ट्स, डिस्क्रेशनरी स्पेंड को कट कर दिया। मतलब मान लो एक क्लाइंट है जिसने एक ऐप बना रखा है टीसीएस के थ्रू, इसकी मेंटेनेंस टीसीएस से करवा रहे हैं, लेकिन नया ऐप बनाना अभी होल्ड पे डाल रहे हैं। प्राइस डिक्लाइन का दूसरा रीजन था कि ग्रोथ जो होती है एक कंपनी के रेवेन्यू में, वो एक पॉइंट के बाद प्रॉब्लम बनने लगती है। एज इन मार्च 2026 में टीसीएस ने पूरे साल के लिए 2.6 लाख करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। अब मान लो इस रेवेन्यू को 10% से ग्रो करना है तो 26,000 करोड़ और कमाने पड़ेंगे, और ये अमाउंट कमाना आसान नहीं है। ये तो कई सारे मिड कैप कंपनीज की वैल्यूएशन से भी बड़ा नंबर है। तो ऐसे टाइम पे एक वैल्यू री रेटिंग होती है, मार्केट अपने एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट करता है। अगर अब तक 30 का पीई जस्टिफाइड था, तो गिवन द करंट एक्सपेक्टेशंस 20 का भी जस्टिफाइड। हेंस प्रॉफिट्स नीचे नहीं आ रहे, लेकिन प्राइस नीचे आ रही है, क्योंकि मार्केट को अब लगता है पहले जैसी ग्रोथ आना अनरियलिस्टिक है। तो इस सबके साथ टीसीएस लड़ ही रही थी, और अचानक 2026 फरवरी में कुछ हुआ। जो सारी वैल्यूएशन टीसीएस ने खोई थी, वो अमेरिका के एक कंपनी की वैल्यूएशन में ऐड हो गई। इस कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर रिलीज किया, और उस रिलीज के 2 दिन के अंदर इंडिया के पूरे आईटी सेक्टर में 2 लाख करोड़ तक की वैल्यूएशन ड्रॉप हो गई।
इस ड्रॉप का सबसे बड़ा लूजर था TCS और वो कंपनी थी अमेरिका की एंथ्रोपिक, जिन्होंने अपने AI क्लॉड के लिए एक कोवर्क प्लगइन रिलीज किया। अब देखो, TCS के बिजनेस मॉडल में थोड़ा डीप डाइव करते हैं। ये अपने सारे क्लाइंट्स के लिए रेपिटेटिव टास्क्स को बड़ी टीम्स की मदद से ऑटोमेट करते थे और इन टीम्स के साइज के बेसिस पे चार्ज करते थे। मतलब क्या, मान लो एक अमेरिकन बैंक है, TCS से कहती है कि यार हमको एक ऐप बनाना है, प्लीज बना कर दे दो। TCS कहता है कोई बात नहीं, यूं बना देंगे, हमारे पास 30 लोगों की टीम है जो डेडिकेटेड आपके लिए काम करेंगे। ये 30 इंजीनियर्स ऐप का कोड लिखेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे, उसमें एरर्स निकालेंगे, उन एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे और TCS उस अमेरिकन बैंक से कहेगा कि हमारे इन 30 इंजीनियर्स ने तुम्हारे ऐप पर इतनी जो मेहनत की है, उन्होंने कितना टाइम बिताया तुम्हारे ऐप के ऊपर, उसके बेसिस पर हम तुम्हें आर्ली चार्ज करेंगे। इसको बोलते हैं बिलेबल आवर्स। लेकिन अभी क्लॉड के आने के बाद वो जो अमेरिकन बैंक है वो इस कोवर्क प्लगइन का यूज करके इनमें से ज्यादातर काम AI से करवा सकता है। फॉर एग्जांपल, एक ऐसा फंक्शन है कोड की टेस्टिंग। TCS इसके लिए 10 लोगों को बिठा देगा, लेकिन अब क्लॉड कोवर्क की मदद से एक बंदा सुपरवाइज कर रहा है और बाकी सारी टेस्टिंग AI कर रहा है। और इसी चीज को मैंने डिस्क्राइब किया एज दैट इन्फ्लेक्शन पॉइंट, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसकी वजह से ये जो बिलेबल आवर्स वाला बिजनेस मॉडल यहाँ था, वो अब रिप्लेस हो रहा है एक AI सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन फी के साथ। और इसके बाद मान लो जैसे इंडिया के IT सेक्टर में या फिर वर्चुअली किसी भी आउटसोर्सिंग कंपनी के लिए आग ही लग गई, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। इनकी वैल्यूएशन लेफ्ट राइट एंड सेंटर ड्रॉप कर रही थी एंड TCS के एक मेजर कॉम्पिटिटर एक्सेंचर, जिनकी रेवेन्यू TCS की डबल है, उन्होंने अभी जून 2026 में प्रोजेक्ट किया कि उनके आने वाले साल का रेवेन्यू भी इतना अच्छा नहीं होगा। और इस सब के बीच में क्लॉड के क्रिएटर एंथ्रोपिक की वैल्यूएशन $380 बिलियन हो गई, मतलब 35 लाख करोड़। क्योंकि अब तक जो भी TCS के सेलिंग पॉइंट्स थे अपने क्लाइंट्स के लिए, जैसे हम बड़ी टीम प्रोवाइड करेंगे, फास्ट काम करेंगे, ऑफशोर डिलीवरी देंगे, वो सब क्लॉड एक साथ अटैक करता है। इसका यह मतलब नहीं कि कोडिंग डेड है, बट कोडिंग फॉर रिडंडेंट थिंग्स जिससे आप आर्ली चार्ज कर सकते हो, ये बिजनेस मॉडल डेड है। और इस सब का इंपैक्ट TCS के फाइनेंसेस में तो कुछ दिनों बाद आएगा, लेकिन ऑन ग्राउंड ऑलरेडी आ चुका है। एक जमाना था जब कहते थे TCS की नौकरी मतलब एकदम स्टेबल, कुछ भी हो जाए कंपनी तुम्हें निकालेगी नहीं। कट टू टुडे, TCS ने 30,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया है 6 महीनों के अंदर और ऑफिशियल स्टेटमेंट भी निकाली है कि अगर जरूरत पड़े आगे भी करेंगे। तो अब आगे क्या, कम बैक करना है तो TCS की मैनेजमेंट ने क्या करना चाहिए और वो करंटली क्या कर रही है। सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर यह है कि TCS अपने खुद के रेवेन्यू को कितना ज्यादा कैनिबलाइज होने देगी AI की वजह से। मीनिंग क्लॉड जैसी सर्विसेज वो खुद भी यूज करते हैं कॉस्ट कट करने, उसे डेवलप भी करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, और इसके वजह से शॉर्ट टर्म में जो रेवेन्यू लॉस होगा बिलेबल आवर्स मॉडल का, उसे वो कितना एक्सेप्ट करते हैं। अब आउटसोर्सिंग मार्केट में TCS की कंपटीशन विप्रो और HCL नहीं रहे, OpenAI और एंथ्रोपिक बन गए। अब वो 3 फैक्टर्स जो मैं आपको बताने वाला था जिससे कमबैक हो सकता है वो तो बताऊंगा, लेकिन कुछ पॉजिटिव न्यूज भी है, सब कुछ बुरा नहीं है। जो भी हमने अभी डिस्कस किया, कंपनी के CEO ने ऑलरेडी इसे इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, अपने एम्प्लॉइज को AI में ट्रेन किया, कंपनी वाइड AI सिस्टम्स की इंटीग्रेशन शुरू की और ये पब्लिकली स्टेटमेंट दी कि इससे अगर रेवेन्यू जाता है कोई बात नहीं, सब शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग रन में हम AI में पीछे नहीं रह सकते। साइड बाय साइड पिछले कुछ सालों से AI में इन्वेस्ट कर रहे थे और इस साल AI से एनुअलाइज्ड रेवेन्यू था 25,000 करोड़ का, जो काफी इंप्रेसिव है। ऑल्सो कॉग्निजेंट, TCS की एक और कॉम्पिटिटर, इनके AI हेड ने एक बढ़िया स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि क्लॉड के आने से जो भी डर आउटसोर्सिंग कंपनीज में और ट्रेडिशनल इंडियन IT सेक्टर में बैठा हुआ है वो काफी हद तक एग्जैजरेटेड है, क्योंकि तुम कितना भी क्लॉड कर लो, जो सबसे बड़ी कंपनीज है उन्हें आज भी हम जैसे प्लेयर्स की जरूरत है अपने सिस्टम्स में AI को इंटीग्रेट करने। फॉर एग्जांपल, HDFC इतनी बड़ी बैंक है, उन्होंने इतने लाखों करोड़ों के लोन्स दिए, उनके इतने कस्टमर्स है, इतने ब्रांचेस है, इतने एम्प्लॉइज है। इस स्केल पर AI को डिप्लॉय करना, उसे मेंटेन करना, क्लॉड के 200 टोकन लेने जितना आसान नहीं है ना। अब इसका ये मतलब नहीं कि तुम कॉग्निजेंट के AI हेड की स्टेटमेंट को फेस वैल्यू पर ले लो और सोचो कि सब ठीक है। ये स्टेटमेंट सच है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। सबसे पहले TCS जैसे फर्म्स खुद दबा के AI में इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड,
अभी एज ऑफ नाउ बड़े फर्म्स को टीसीएस जैसे प्लेयर्स की जरूरत है लार्ज स्केल पर एआई डिप्लॉय करने। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड बीइंग एज ऑफ नाउ। तुम्हें याद होगा 2024 में चैट जीपीटी कितना बकवास था, लेकिन अब कैसा है, एआई में डेवलपमेंट भी बहुत रैपिडली होती है। क्लॉड कोवर्क आज इस स्केल पे ऑटोमेट कर रहा है, कल को इस स्केल पे भी कर सकता है। थर्ड, एआई के अगेंस्ट जो डर है वो पुराने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अगेंस्ट जो डर था वैसा नहीं है। ये कहना कि एआई अगर 10 लोगों की नौकरी लेता है तो 100 और बना देगा, ये फ्लॉड है। एग्जांपल देता हूं, जब एटीएम मशीन आई थी तब बैंक टेलर्स डरे हुए थे क्योंकि इनकी नौकरी ऑटोमेट हो गई। अब पैसे निकालने तुम एक मशीन के पास जा सकते हो एज अपोज टू एन इंसान, लेकिन एटीएम मशीन की वजह से पैसे निकालने लोग बैंक जाते ही नहीं थे, जिसकी वजह से बैंक के ब्रांच को ऑपरेट करने का कॉस्ट ड्रामेटिकली कम हुआ, जिसकी वजह से इतने बैंक ब्रांचेस खुले कि ओवरऑल बैंक टेलर्स का जो नंबर था वो ग्रो हो गया, क्योंकि एटीएम मशीन ने सिर्फ लेबर को रिप्लेस किया था, लेकिन एआई जो है वो लेबर और इंटेलिजेंस दोनों को रिप्लेस करता है, जिससे ऐसा पॉजिटिव चेन रिएक्शन नहीं आता। फॉर एग्जांपल, वीडियो में सबटाइटल डालने वाला काम पूरी तरह एआई कर पाता है, जिसकी वजह से एक पूरी सेगमेंट मर चुकी है। विच इज वाई अगर आप टीसीएस में एक एग्जिस्टिंग या प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर हैं तो 3 ऐसी चीजें हैं जो आपने कॉन्स्टेंटली ट्रैक करनी है, जो डिटरमाइन करेगी कंपनी का कमबैक होगा या नहीं। पहला, हर एक फाइलिंग, हर एक क्वार्टर आपने ट्रैक करना है, देखने के कंपनी एआई के डोमेन में क्या रिपोर्ट कर रही है। अगर वो आउटसोर्सिंग या अपने बिलेबल आवर्स मॉडल पर ही फोकस करते रहे, उसे डिफेंड करते रहे, तो दैट इज अ मेजर रेड फ्लैग। प्रॉब्लम उससे इंटेंसिफाई हो सकती है। दूसरा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो कंपनी फाइनेंशियल्स में क्लियरली डिस्क्लोज होता है। अगर आज हम एआई में पीछे हैं तो रिसर्च पे स्पेंड करके आगे आ सकते हैं, लेकिन टीसीएस अपने टोटल रेवेन्यू का सिर्फ 1.1% स्पेंड करता है R&D पर, जो एस्ट्रोनॉमिकली लो है। फॉर कॉन्टेक्स्ट, इनका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर एक्सेंचर, जिसका रेवेन्यू टीसीएस का डबल है, वो 2% स्पेंड करते हैं। एंड तीसरा, मान लिया हम आज एआई में केपेबल नहीं है, दूसरी कंपनीज तो है, इन्हें अक्वायर किया जा सकता है। वंस अगेन एक्सेंचर यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल है। रेलेवेंट रहने के लिए वो लेफ्ट, राइट एंड सेंटर एक्विजिशंस करते हैं। नंबर्स देखना शॉक लगेगा, एक्सेंचर ने 140 एक्विजिशंस किए सिर्फ पिछले 4 सालों में, वेराज टीसीएस ने 4 एक्विजिशंस किए हैं पिछले 10 सालों में। एंड इट्स नॉट लाइक वो नहीं कर सकते, वो 48,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट करते हैं, उनके पास 12 से 15,000 करोड़ की कैश बैलेंस होती है हर साल, और शायद अब टाइम आ गया है एक्विजिशंस पर फोकस करने का एज अपोज टू डिविडेंड्स एंड बायबैक्स। क्योंकि मेरे भाई अब वो टाइम चला गया है जहां हम टीसीएस की परफॉर्मेंस को पास्ट फाइनेंशियल्स देख के असेस कर सके। अब एक नई एरा की शुरुआत है, और इस एरा में टीसीएस कैसा परफॉर्म करेगी ये मेरे हिसाब से डिटरमाइन करेंगे यही 3 मैट्रिक्स। और इसके पीछे भी लॉजिक है, अगर टीसीएस ये करती है तो उसका मतलब ये होता है कि वो इस नई एरा का पार्ट बनने की कोशिश कर रही है, उसे फाइट नहीं कर रही। एंड आई एम होपफुल दैट अगर ऐसा होता है तो इंडियन आईटी सेक्टर इतना भी बुरा नहीं है जितना बताया जा रहा है। एंड एज ऑलवेज, आपने रिक्वेस्ट किया था तभी हमने टीसीएस पर वीडियो बनाया। अगला वीडियो कौन सा देखना पसंद करोगे कमेंट करके बताना। फिर मिलता हूं, तब तक के लिए सब्सक्राइब करो। सी यू।